नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। और आज जैसे जैसे आपको बताते चलें कि विधानसभा 2025 दिल्ली का चुनाव निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या दिल्ली के कितने भी बड़े नेता हो, सबका एक दूसरे पर जो बातों का जोर है या आरोप प्रत्यारोप का जोर है लगातार जारी है। तो इसी सिलसिले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के महामंत्री गौरव सिंह चौरसिया जी। गौरव भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। देखिए, तो हर नेता जब चुनाव आता है तो अपने वादे, अपने जो उनके पूरे मैनिफेस्टो होते हैं या कुछ भी उनके जो जनता से किए हुए वादे होते हैं वो उनको लेकर आगे चलते हैं और जनता के पास पहुंचते हैं। इसी सिलसिले में चाहे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, जो राहुल गांधी जिसके बड़े नेता माने जाते हैं, और राहुल गांधी अब लोकसभा में इस वक्त प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, और बात करें मौजूदा सरकार की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज हम बात करेंगे कि जो दिल्ली में विधानसभा 2025 का चुनाव आने वाला है उसमें क्या कुछ बीजेपी की तैयारियां हैं, क्या कुछ अरविंद केजरीवाल के किए हुए जो आज तक के दावे हैं, जब से उनकी सरकार बनी है, तकरीबन 13 साल 14 साल से उनकी सरकार दिल्ली में है, तो क्या उनके वादे पूरे हुए हैं या नहीं, इसी पर आज हम गौरव सिंह चौरसिया जी से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गौरव जी, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अभी तक का सफर अपना किया, अन्ना हजारे के आंदोलन से उभरी हुई एक पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी है, और वह पार्टी सत्ता में आती है, एक गरीब होने का अपना जो दिखाती है कि वह सबसे गरीब पार्टी है। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह कोई सुविधा नहीं लेंगे, कोई भी फैसिलिटी सरकार के द्वारा नहीं लेंगे, लेकिन अब उनका चाहे शीश महल हो, चाहे उनके द्वारा शराब की जो एक बीजेपी आरोप भी लगाती है कि उन्होंने जो एक कुप्रथा शुरू की कि शराब फ्री में बंटवाई, क्या कहेंगे इस पर आप? आपने अपने सवालों में जवाब दिया। शीश महल, शराब नीति, ईमानदारी, गरीबी। जो आदमी ईमानदारी का नाम लेके सरकार बनाई कि हम सबसे बड़े ईमानदार हैं, आज की डेट में आप उनके आधे से ज़्यादा मंत्रियों को देख रहे होंगे जमानत पे बाहर हैं, वो स्वयं भी जमानत पे बाहर हैं। आप यूँ कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे जी। सिक्योरिटी देख रहे होगे उनके साथ, उनकी काफिले देख रहे होगे आप जी। तीसरा आपने पूछा कि शराब नीति दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के नागरिकों को एक नशे की तरफ धकेलने का काम जो केजरीवाल ने किया है, उसके लिए दिल्ली की महिलाएं उन्हें माफ़ नहीं करेंगी। जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण जो रहता है वो दारू रहती है, वो शराब रहती है। गली गली में ठेके, महिलाओं के लिए ठेके खुलवाए, पिंक ठेके, टेट्रा पैक इतने इतने से पैकेटों में, जैसे फ्रूटी के पैकेट आते हैं उसमें दारू बेची। क्या साबित करना चाह रहे थे? नहीं, जैसे कि अभी मैंने भी बोला कि शीश महल पर बात करते, सबसे पहले शीश महल जो उन्होंने बनवाया, मैं मानता हूं कि जो भी नेता होता है या सांसद भी हो, विधायक भी हो, छोटे स्तर का भी नेता हो, वो अपने लिए जब वो सरकार में आता है या उसके हाथ में सत्ता आती है तो अपने लिए तमाम शान शौकत की चीज़ें अपनाता है। तो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि दिल्ली भारत की राजधानी भी है, अगर उसका मुख्यमंत्री कोई अपने लिए सुविधाएं लेता है तो क्या गलत है, क्या गलत लगता है आपको? गलत इसमें कुछ नहीं है जी। हर किसी को सुविधाएं मिलती है। जो भी सरकार में आता है, मंत्री बनता है, उसको एक बंगला भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है। लेकिन उन लोगों के ऊपर सवाल इसलिए नहीं उठता कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा। उन्होंने नहीं बोला। किसी ने बोला कि आपके सामने के यूँ खड़े हो गए? वो कहते थे शीला दीक्षित के जो घर है उसमें 25 AC लगे हुए हैं, इतने AC लगे हुए हैं, मैं नहीं लूँगा जी। जब बनूंगा 2 कमरे के फ्लैट में रहूँगा या 2 कमरे के घर में रहूँगा। अपनी बात से फिरना ये गलत है जी। गलत और कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगा जी, मैं ये नहीं करूँगा जी, और वो चीज़ कर रहा है, ये मुद्दा है। गौरव भाई, मैं अभी सुन रहा था, कुछ 1-2 दिन पहले की बात है कि जो शायद इंडिया टुडे का इंटरव्यू अभी काफ़ी वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पर, सब जगह सोशल मीडिया पर, कि अरविंद केजरीवाल का एक बयान है कि उन्होंने 2020 के जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने उससे पहले कहा था कि मैं आपके पास आ रहा हूँ वोट मांगने के लिए, तो मैं पानी फ्री दूंगा, पानी साफ दूंगा, टोटी से पानी को कोई भी डायरेक्ट पी सकता है, और उसके बाद कहा था कि मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ ना करूँ 5 साल में तो मुझे वोट नहीं देना। लेकिन देखा गया है कि अभी फिर से इंटरव्यू लिया गया उनका, तो उन्होंने फिर से कहा कि मैं मान रहा हूं कि मैंने ना पानी साफ किया है या ना पानी साफ दिया है और ना यमुना जी को साफ किया है, और मैंने जो सड़क की बात की थी, दिल्ली की सड़कें जो है न्यूयॉर्क से कंपेयर की थी, वो भी नहीं हो पाई हैं। तो उन्होंने उसकी माफ़ी भी मांगी और फिर कहा है कि मैं फिर से आपके सामने आ रहा हूं और फिर मुझे वोट देना, मैं 5 साल में फिर से ये सब करके दिखाऊंगा। तो आपको लगता है कि जो 10 साल में चीज़ें नहीं हो पाई हैं वो आने वाले 5 साल में हो पाएंगी? नियत होती है जी, जिसकी नियत होती है वो करता भी है जी, लेकिन इसकी नियत नहीं है। दिल्ली में एक बड़ा तबका पूर्वांचल का रहता है, बिहार और यूपी के कई ऐसे
परिवार दिल्ली को रहते हैं और दिल्ली में रह रहे रस रहे बच रहे हैं जी, उन लोगों की आस्था पे ठेस जब पहुंचती है जब छठ पर्व पे यमुना जी के अंदर गंदा पानी रहता है। पूर्वांचल की महिलाएं जब उस पानी में उतरती हैं तो कैसा फील करती होंगी ये हम समझ सकते हैं। नाली, बदबू। दिल्ली प्रदेश के हमारे प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र सचदेवा जी। केजरीवाल तो नहीं नहाया, डुबकी नहीं लगाई, वीरेंद्र सचदेवा जी ने डुबकी लगाई। हाँ, वो कुछ दिन बीमार भी रहे थे, हाँ, मैंने देखा था। उन्होंने उनको इनवाइट भी किया कि आइए केजरीवाल जी, आप तो नहीं लगा पाए लेकिन यमुना जी हमारी माँ है, हम नहाएंगे, आइए आप। नहीं नहाए, नहीं आए, लेकिन वीरेंद्र जी 3 दिन एडमिट रहे, उनके स्किन में एलर्जी हुई। तो आप समझिए, एलर्जी हुई तो पानी गंदा था, लेकिन इतनी हजारों लाखों महिलाएं जो वहाँ छठ पर्व मनाने गई उनके साथ क्या बीता होगा वो आप समझ सकते। लेकिन अभी उन्होंने फिर से दावा किया है कि अब मुझे 5 साल के लिए और सत्ता में ला दो, उनकी बहनें बेटियां जो भी वो कहते हैं कि सत्ता में ला दो, मैं फिर से 5 साल बाद मैं साफ कर दूंगा। क्या लगता है अगर वो आते हैं सत्ता में तो साफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे 5 सालों में? आप इनकी बातों को तो आप समझ गए होंगे। 2013 में भी एक बार उन्होंने ये कहा था, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। तो आप समझ लो सरकार उनकी बनी, काफी 6 महीने करीब चली हुई। तो क्या कारण है, उसके ऊपर विश्वास लोग नहीं कर रहे हैं। वो जेल में गए, कानून के कारण गए, शराब बांटी, लोगों को, युवाओं को वर्गलाया, उसके कारण गए, और आज बेल पे हैं। जनता समझ रही है, जहाँ जा रहे हैं उनके ऊपर कोई शाही फेंक रहा है, कोई उनका विरोध कर रहा है, जनता उनका विरोध कर रही है। वो अपने कैंडिडेटों की सीटें बदल रहे हैं। उनका मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, वो अपनी सीट छोड़ के भग रहा है। क्या डर है? लेकिन अब तो उनकी पार्टी में एक सोशल मीडिया के बड़े चर्चित चेहरे जो हैं, गुरु भी हैं, आईएएस की कोचिंग पढ़ाते हैं, अवध ओझा जी, अब तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली और सुना है पटपड़गंज से उनकी ही सीट जो है क्लियर हुई है। तो मनीष सिसोदिया जो वहां से अभी 5 साल तक विधायक बने, वहां से चुनकर आए, तो क्या उनका वहां से दूसरी सीट पर जाना और अवध ओझा का वहां पर आना, क्या आपको लगता है जनता का विश्वास वो जीत पाएंगे? क्योंकि मनीष सिसोदिया बड़े एक चाहे शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने काफी कहा जाता है कि शिक्षा के लिए बहुत काम किए, स्कूल खुलवाए। तो क्या विश्वास उनको था कि कुछ पेच फंस सकता है, मामला फंस सकता है, इस वजह से उनकी सीट को बदला गया? चलो, आपको दिल्ली की शिक्षा नीति के लिए काफ़ी न्यूज़पेपरों में इन्होंने यूएन में डाले, कहीं पे यूएस में डाले। तो इसकी एक आपको सच्चाई बताता हूँ। दिल्ली के अंदर करीब 1300 स्कूल हैं, 1300 दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं। उन 1300 स्कूल में से उन्होंने 5-7 स्कूलों को स्विमिंग पूल, एसी, स्मार्ट क्लास इसमें बदल दिया, और उसकी फोटो दिखा कर ये पूरे विश्व में बोल रहे हैं कि हमने दिल्ली को बदल दिया। 1300 स्कूल में से 7 स्कूल, 8 स्कूल, 10 स्कूल क्या होते हैं, स्मार्ट क्लास चला रहे हैं। लेकिन इनका जो रेट है पासिंग का, 12th पास बच्चों का, 10th पास बच्चों का, वो कम होता जा रहा है। दूसरी चीज़, उससे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं बच्चे, स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, ये भी तो एक मुद्दा है। बिल्कुल, क्यों है? पहले क्यों लोग आते थे? शीला दीक्षित के टाइम के अंदर नवयुग ऐसे एक स्कूल खुले थे काफ़ी अच्छे जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों का रेट अच्छा था उनमें ज्वाइन करने, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आ रहे थे। लेकिन आज की डेट में क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? मनीष सिसोदिया ने जो पटपड़गंज में काम करे, उसका जो खामियाजा भुगतेगा वो अवध ओझा जरूर भुगतेगा, क्योंकि पब्लिक उससे परेशान थी, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे थे। अब क्या होता है, जो पार्टी की सरकार होती है, और दूसरी चीज क्या रहता है कि उसने क्या काम करे विधायक जी। एक बार तो आप हवा में जीतते हो, लेकिन जब दूसरी बार आपको जीतना पड़ता है तो अपने कामों पे जीतना पड़ता है जी। तो काम तो मनीष सिसोदिया के नहीं थे, भग गया वो जंगपूरा लड़ रहा है जी। लेकिन अवध ओझा को उसकी भुगतनी पड़ेगी। और दूसरी चीज क्या होती है, आज की डेट में पब्लिक समझदार है, काउंसिलर और विधायक वो चाहती है जिससे उसका संपर्क हो, जो उसके बीच का नेता हो, जो उठाओ उनके साथ में चलता हो, जो उसके रात को 2 बजे भी जाके उससे काम के लिए बोल सकते हो। ये लोग ऐसे लोग नहीं है, ये भारी लोग है, बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पटपड़गंज की जनता समझदार है, इसको सबक जरूर सिखा देगी। अभी देखा गया 2024 का लोकसभा चुनाव हाल ही में निकला है, मोदी जी की सरकार उसमें बनी है। ये बताइए कि इस कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने एक इंडिया गठबंधन के नाम से दल बनाया अपना, जिसमें उनको हार का भी सामना करना पड़ा, भारत में उनकी सत्ता नहीं आ पाई। लेकिन देखा जाए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो साथ में मिलकर केंद्र सरकार के लिए दावा ठोक रही थी कि हम आएंगे, सत्ता में आएंगे, बड़ा चेहरा बनकर आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है साथ में दिल्ली का चुनाव, हालांकि ये साफ हो गया है कि नहीं लड़ रही है, लेकिन आपको लगता है कि अगर लड़ते तो कुछ फायदा होता है या फिर नुकसान होता? आप ज़्यादा दूर की बात नहीं, 6 महीने पुरानी बात है। 6 महीने पहले इन्होंने कोशिश की एक गठबंधन बना के, जैसे आपने बताया इंडी गठबंधन बनाया और चुनाव लड़ने की कोशिश करी जी। दिल्ली की जनता ने नकारा, देश की जनता ने नहीं नकारा। ऐसी नहीं हुआ कि इन्होंने कम ताकत से चुनाव लड़ा, सारी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ी, फिर भी मोदी जी को दिल्ली के अंदर
नहीं हरा पाए। हम 52-53 सीटों पर विन किए जी विधानसभा वाइज, हम डाटा इकट्ठा करेंगे तो 52-53 सीटों पर बीजेपी जीती। जी वो जीती इसलिए कि दोनों मिलके भी चुनाव इसलिए नहीं करवाया कि मोदी जी पे विश्वास है लोगों का। जो मोदी जी कहते हैं वो पब्लिक समझती है कि मोदी जी करेंगे। राहुल गांधी 8-8 हज़ार रुपये बांट रहा था कि महिलाओं को 8 हज़ार रुपये मिलेंगे और ये मिलेगा वो मिलेगा, जनता ने निकार दिया ना जी। मोदी जी ने पूरे देश में आयुष्मान योजना बना रखी है जी, पूरे देश में लागू। एक बंगाल और दिल्ली ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लागू नहीं है, सबको इलाज मिल रहा है जी। हर परिवार के सदस्य को इलाज मिल रहा है 5 लाख तक का। आज ये ड्रामे कर रहे हैं कि हम बुजुर्गों के लिए ये योजना ला रहे हैं और वो योजना ला रहे हैं। पिछले 5 साल से क्यों नहीं आयुष्मान योजना लागू करी आपने? क्यों आप गरीबों के दुश्मन बने बैठे हैं? क्यों इलाज नहीं होने दे रहे उनका? तो ये बड़े मुद्दे हैं, लेकिन ये दोनों मिलके भी कहीं ना कहीं कमज़ोर रहेंगे। अगर लड़ भी जाएं दोबारा भी, आप दोनों मिलके नहीं हरा पाए मोदी जी को, आप सिंगल सिंगल क्या रहेंगे जी। कांग्रेस का अस्तित्व तो दिल्ली में खत्म हो चुका है। इनके लोग भाग के आम आदमी ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी के ये कर रहे हैं, तो आपस में इनकी कबड्डियां चल रही हैं। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का कार्यकर्ता 24 घंटे जनता की सेवा में रहता है और देश का काम करता है। पार्टी का तो बाद में करता है, पहले देश का काम करता है। गौरव जी, चलिए जो भी हुआ, खैर अब तो अलग अलग लड़ रही है कांग्रेस और आम आदमनी पार्टी, लेकिन ये बताइए जैसे कि अभी देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी बेल पर बाहर है। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की बात हो, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें या संजय सिंह की बात करें, सभी भी आम आदमी पार्टी के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सभी जेल में जाके और वापस आ चुके हैं। तो और एक जो है ईडी, सीबीआई, सब पर एक विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि ये सब मोदी के कहने पर ये सब काम कर रही हैं कि पूरे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनके जो दावे किए जाते हैं कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी के कहने पर इनको डाल रही है या फिर स्वतंत्र रूप से काम कर रही है? क्या समझते हैं इस पर? आपने ये बात करी, अब एक बात बताइए, शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, उसकी कंप्लेंट किसने करी? कांग्रेस ने। उसका केस कौन लेके गया कोर्ट में? कांग्रेस। अब उसको जब कोर्ट पकड़ रहा है और कुछ कर रहा है तो उसमें बीजेपी की गलती है जी? जी। आप समझिए, ये आपस में दोनों लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे करते हैं, उस पर कार्रवाई हो जाए तो मोदी कर रहा है। चोरों को तो पकड़ेंगे मोदी जी। देखो मोदी जी ने खुद कहा है कि चोरों को मैं छोड़ूंगा नहीं और ईमानदारी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। अब चोर हैं आपस के अंदर। केजरीवाल की कंप्लेंट दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने करी कि इन्होंने शराब घोटाला करा, कोर्ट में गए जी। और उसके बाद जब उसे सजा मिल रही है, जब कुछ हो रही है, तो दोनों आपस में चुनाव भी लड़ रहे थे जी। तो आप समझ सकते हैं इनका कैसा विचार है और कैसी इनकी सोच है और इनकी पार्टी की कैसी सोच है कि गलत है ये चीजें जी। मोदी जी अगर इन चीजों का दुरुपयोग कर रहे होते तो उनको उठा उठा के कभी भी बंद कर देते। कांग्रेस ने किया ना जी, 2002 के दंगों के लिए मोदी जी को कितना अरेस्ट किया जी। रोज बैठाते थे। मोदी जी ने कभी कुछ कहा संस्था के बारे में? वो देश की संस्था है जी या प्राइवेट बीजेपी की संस्था है? बीजेपी ने रख रखे हैं, देश की तो है जी। तो जैसे उनके डिसीजन होते हैं वो अपने स्वतंत्र रूप से करते हैं जी, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है जी। तो फिर जैसे कि अरविंद केजरीवाल, अभी मैंने देखा संजय सिंह का एक बयान काफी वायरल हो रहा है कि 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए मुझे सीबीआई और ईडी दे दो तो सारे जो नेता हैं बीजेपी के और सत्ता में बैठे नेता हैं वो सभी जेल के अंदर होंगे। तो क्या लगता है आपको, अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी के नेता जो होंगे वो अरेस्ट होंगे? बीजेपी 10 साल 2014 से पहले विपक्ष में थी जी। बीजेपी का कौन सा नेता गिरफ्तार हुआ? कांग्रेस के हाथ में ही तो थी जी। कोशिश करी, उसका सिस्टम में थे, केस लगवाए, झूठी चीजें चली, लेकिन उसके बाद उसका रिहाई तो हुई ना जी। कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया हर जगह। जिसकी दोषी थी वो दोषी करार हुए, जिनको नहीं हुई वो फ्री रहे। मोदी जी के पास कितने दिन अरेस्ट किया? मोदी जी ने कभी कुछ नहीं बोला कि कोर्ट बताएगा, कोर्ट बताएगा, कोर्ट बताएगा। कोर्ट ने मोदी जी को बरी करा जी। तो कोर्ट बरी करता है, ऐसे करने की कोई बात नहीं। गवर्नमेंट जो भी संस्थाएं होती हैं वो अपना काम करती हैं, इसके अंदर किसी भी नेता का इंटरफेयर नहीं होता। आप किसी को बोल के किसी के दबाव में कुछ करा तो सकते हो, लेकिन जब आपने कुछ करा ही नहीं तो उसके ऊपर आप गिल्टी कैसे फील करोगे या गिल्टी कैसे हो जाओगे? जी। ये रहता है।